हे गाइस, गुड इवनिंग। सो ये छोटे से वर्कशॉप में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ Q4 का जो नंबर्स आ रहा है, राइट। अभी तो सबको पता है कि लाइक अर्निंग सीजन चालू हो गया है, तो इसमें हम लोग कुछ बैंक्स के बारे में बात करते हैं जिनका कल का रिजल्ट आया था। तो आपको पता ही होगा, राइट, जब रिजल्ट आता है तो मैं उसी दिन सब कंपनीज का जो मैं ट्रैक करता हूँ पोस्ट कर देता हूँ और अगले दिन तक उनका वीडियोज भी बना देता हूँ। वाई डू आई मेक वीडियोज? बिकॉज हर चीज़ मतलब आप पोस्ट में नहीं लिख सकते हो ना, कि कुछ इंसाइट्स होता है पुराने टाइम का, कौन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ बोला होगा बिजनेस मॉडल के बारे में, जो इसीलिए मैं वीडियोस में बता के आपको बताते रहता हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस बैंक का, ठीक है। तो एक्सिस बैंक बहुत ही अच्छा बैंक है, मतलब इन अ वे के लिए एक बहुत ही उनका स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स है। उनका जो आरओई का नंबर है वो 20% के आसपास अभी पहुंच गया है। इफ यू गाइज रिमेंबर, एक साल पहले उनका आरओई 10-12% के आसपास हुआ करता था। तो सिंस एक्सिस बैंक ने रिटेल बुक में बहुत फोकस किया सिंस द टाइम ऑफ कोविड, तो रिटेल बुक में क्या होता है, इट्स अ हाई यील्डिंग बुक, राइट। तो आपका यील्ड भी बढ़ा एक्सिस बैंक का, और सिंस उनका एसेट क्वालिटी अच्छा रहा, सो बेसिकली क्या हुआ, इनका आरओई बढ़ा, आरओए बढ़ा, राइट। और बैंक्स का प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक सब अच्छे होते गए। तो एक्सिस बैंक का ये जो नंबर्स है, आरओई का नंबर, आरओए का नंबर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो। अब दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सिस बैंक का देखोगे तो उनका बुक का दो हिस्सा होता है, जैसे मैंने बताया, राइट। अगर वो 100 रुपए लोन दे रहे हैं तो 60 रुपए वो रिटेल लेंडिंग में देता है, और रिटेल में भी अगर आप देखोगे होम लोन्स है उनका प्राइमरी मतलब रिटेल लोन में, और उसके बाद आता है आपका ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बाकी का जो 40% है वो है आपका कॉर्पोरेट बुक, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक्सिस बैंक का टोटल लोन बुक का ग्रोथ आया 15%, 15% आया, ठीक है। लेकिन आप देखोगे अगर रिटेल बुक ग्रू 20%, लेकिन टोटल पेस ऑफ सेल मतलब टोटल पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ थोड़ा बहुत घट गया। एंड क्यों घटा? बिकॉज ये जो कॉर्पोरेट बुक का जो सेगमेंट है दैट ग्रू ओनली 7 और 6 और 8% के आसपास ऑन अ वाई बेसिस। तो बिकॉज द कॉर्पोरेट बुक डिड नॉट परफॉर्म इन द सेंस, मतलब वहां पे डिसबर्सल नहीं बढ़ा जिस रेट से उनको बढ़नी चाहिए। सो द ओवरऑल पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ थोड़ा घट गया। बिकॉज अगर आप एक्सिस बैंक का देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से दे वर ग्रोइंग बिटवीन 17, 18, 19, 20% के आसपास। आई थिंक इवन Q3 ओवर Q3 उनका लोन बुक ग्रू आई थिंक 22% या 21%। सो यहाँ पे क्या हुआ, इनका ग्रोथ आया 15%, ठीक है। लेकिन एज आई सेड, राइट, आरओई का नंबर 20% के आसपास है। इनका एसेट क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, मतलब इनका ग्रॉस एनपीए का नंबर इज ओनली एट 1.4%, दैट इज इंप्रूविंग QOQ एंड YOY, ठीक है। तो ये रही बात एक्सिस बैंक का। अब ऑफ कोर्स मतलब उनका डॉक्यूमेंट में और तो मुझे कुछ मिला नहीं कि कुछ बोलने लायक, सिर्फ एक ही चीज़ है कि लाइक वो लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ थोड़ा घट गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आता है कि अमिताभ चौधरी जो एक्सिस बैंक का सीईओ है, पिछले कॉन कॉल में उन्होंने यही बताया था कि सिस्टम में बिकॉज अभी तो आपको पता ही है कि राइट वी आर इन अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, तो बैंकों के लिए डिपॉजिट कलेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, राइट। सो पिछले साल अगर आप देखोगे क्रेडिट ग्रोथ वॉज फार अहेड ऑफ द डिपॉजिट ग्रोथ हो रहा था, राइट। तो अमिताभ चौधरी ने यही बताया था कि लास्ट कॉन कॉल का बात कर रहा हूँ, इस बार का तो अभी एक्सिस का कॉन कॉल हुआ नहीं है या मैंने सुना नहीं अभी तक, जब सुनूंगा तो मैं फिर से वीडियो बना के आपको बताता रहता हूँ। लेकिन लास्ट कॉन कॉल में उन्होंने यही बताया था कि क्रेडिट का ग्रोथ विल कम डाउन टू डिपॉजिट का ग्रोथ का लेवल। और यहाँ भी आप देखोगे एक्सिस बैंक का भी वही सीन है कि उनका जो डिपॉजिट का ग्रोथ है वो है 13%, है ना। एंड देखिए आज बैंक्स का मेन अगर डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं है तो अब लोन बुक का ग्रोथ कहाँ से लाएगा, बिकॉज ये तो अपने डिपॉजिटर का पैसे को ही उधारी में देते हैं, करेक्ट। मतलब अपना इक्विटी बेस कितना ही होता है कोई फाइनेंशियल का। तो यहाँ पे बात आता है कि एक्सिस बैंक का यहाँ पे वी हैव सीन अ स्लो डाउन इन द ग्रोथ रेट ऑफ लोन बुक एंड डिपॉजिट्स, गॉट इट। सो ये वाला पॉइंटर उन्होंने लास्ट कॉन कॉल में यही बताया था कि बैंकिंग सिस्टम में आप देखोगे दूसरे बैंक्स के साथ भी ऐसे होता रहेगा, और उनका एक गाइडेंस भी था कि सिस्टम का क्रेडिट ग्रोथ अगर कुछ परसेंटेज में हुआ तो उसका 3-4 परसेंटेज पॉइंट ऊपर, मतलब 300 to 400 बेसिस पॉइंट्स ऊपर का ग्रोथ होगा एक्सिस बैंक का, ठीक है। तो यही है एक्सिस बैंक का, सब तो ठीक है। आई थिंक इनके ईपीएस का भी ग्रोथ 17-18% का हुआ। बहुत ही स्टेबल एक बैंक है, राइट, बहुत स्टेबल रिजल्ट कर रहे हैं, एसेट क्वालिटी अच्छा है। सिर्फ वही वाला इश्यू आपको देखना है कि पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ और डिपॉजिट का ग्रोथ थोड़ा सा घटा है। अब चलिए दूसरे वाले बैंक के बारे में बात करते हैं, वो है कि डीसीबी बैंक। ये बैंक मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज इनका अगर आप देखोगे इनका आरओई का नंबर वही 11-12-13% के आसपास पिछले 4 साल से पड़ा है। इनका आरओए का नंबर भी 1% के आसपास है। कोई भी फाइनेंशियल का अगर आप देखोगे ना कि रिटर्न ऑन एसेट्स 2% के आसपास नहीं है, मतलब 1% या उसके नीचे है, मतलब उसका फाइनेंशियल्स उतना सही नहीं है, मतलब वो बैंक उतने सही स्टेबल बैंक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डीसीबी बैंक में बहुत कुछ चीजें भी चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे इनका एसेट क्वालिटी बहुत बुरा हो गया था, मतलब इनका जीएनपीए का नंबर प्री कोविड लेवल में आई थिंक 1.5% में आसपास था। लेकिन अगर आप एक साल पहले
पहले देखोगे वो बढ़ के 3.5% के आसपास हो गया था। कोविड का जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो बुक बना था उनका, वो रिस्ट्रक्चरिंग बुक में इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इनका स्लिपेजेस बढ़ गया था। सो एज अ रिजल्ट ऑफ इट जितना स्लिपेजेस बढ़ेगा, जितना प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, मतलब क्या, उतना आपका इनकम स्टेटमेंट में हिट खाएगा ना, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक कम दिखेगा। प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक कम दिखा मतलब ऑफ कोर्स आरओए कम, आरओई कम, और वही वाला बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये देखना पड़ेगा कि डीसीबी बैंक का सीईओ अभी छोड़ रहा है। आई थिंक मिस्टर मुरली नटराजन है उनका नाम, 15 साल से बैंक में था। सो ही इज लीविंग द बैंक एंड नाउ एक नया एमडी आ रहा है, ये एक अपडेट है। दूसरी वाला जो बात है वो ये है कि उनका एसेट क्वालिटी थोड़ा सा स्टेबिलाइज हुआ है। मतलब पिछले क्वार्टर में अगर 3.4% का जीएनपीए था, जीएनपीए का मतलब क्या है, अगर आप 100 रुपए लोन दे रहे हो और लेट्स से जीएनपीए 3.5% है, इसका मतलब कि 100 रुपए अगर आप लोन दे रहे हो तो उसमें 3.5 रुपए में आपको 3 महीने का ईएमआई मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो वही होता है ग्रॉस एनपीए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे पिछले क्वार्टर में इट वाज 3.4% और इस क्वार्टर में इट वाज 3.2%। लेकिन हैविंग सेड दैट अगेन, लाइक मतलब अगर आपका आरओई का नंबर इतना कम होता है, इसलिए आप एक चीज देखोगे, ये डीसीबी बैंक सस्ता लगता है स्टॉक। ये सस्ता इसलिए लगता है बिकॉज इसका रिटर्न रेशियोज अच्छा नहीं है ना। बिकॉज क्या होता है ना, रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि चलो एक स्टॉक सस्ता है, चलो उठा लेते हैं, उसको लगता है वैल्यूएशन सबसे मतलब पहला पैरामीटर है। लेकिन ये भी तो देखो कि जो फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल कोई भी कंपनी का अगर उसका रिजल्ट बुरा है, आरओई का नंबर खराब है, ठीक है, मैनेजमेंट का गाइडेंस बुरा रहता है, तो क्या होता है कि उस स्टॉक में कोई डिमांड नहीं होता है, लोग स्टॉक से मतलब छोड़ के कहीं और चला जाता है। तो अगर किसी स्टॉक का डिमांड घट जाता है तो उसका प्राइस गिरता है ना। लेकिन लोगों को क्या लगता है, प्राइस गिरा है मतलब अंडर वैल्यूड है, चलो उठा लो, है ना। तो वहीं पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स चालू होता है। सो हैविंग सेड दैट, इनका एक चीज मुझे अच्छा लगा डीसीबी बैंक का कि फाइनली वाईओवाई लेवल पे इनका हेड काउंट थोड़ा बढ़ा। बिकॉज देखिए, कोई भी अगर फिनेंशियल या नॉन, कोई भी बिजनेस हो दुनिया में, अगर वो अपने एम्प्लॉय काउंट को नहीं बढ़ा रहे, मतलब वो आपको घुमा के बता रहे कि भाई मतलब हमारा आगे उतना अच्छा बिजनेस नहीं मिलने वाला है ना। मतलब क्यों आप सोचना लॉजिकली, फिर क्यों आप लोगों को हायर करोगे, क्यों आप उनको तनख्वाह दोगे, क्यों उनके नाम पे आप पीएफ वगैरह करवाओगे, अगर आपको पता ही है कि आगे बिजनेस नहीं आ रहा है। जैसे आईटी सेक्टर में हो रहा है, राइट, सारे आईटी कंपनीज का एम्प्लॉय का हेड काउंट घटा ऑन अ वाईओवाई बेसिस, राइट। क्यों? बिकॉज आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम्स चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे डीसीबी बैंक में अच्छा लगा कि उनका थोड़ा बहुत एम्प्लॉय का हेड काउंट बढ़ा, बिकॉज पिछले 1-1.5 साल से उनका एम्प्लॉय का हेड काउंट नहीं बढ़ रहा था, राइट। तो दिस कैन बी एन इंडिकेशन कि बिजनेस आ रहा है। दूसरा चीज है जो मैनेजमेंट ने पिछले कॉल में भी बताया कि लाइक हम 4 साल के आसपास अपने लोन बुक को डबल कर देंगे, ठीक है। तो 4 साल के आसपास अगर आप लोन बुक को डबल करोगे मतलब आपका लोन बुक 20% से ग्रो करनी चाहिए। एंड इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है दैट इज गुड एक्चुअली, 18-19% से वो ग्रो किया एंड दैट इज फुएल्ड बाय द ग्रोथ इन डिपॉजिट्स। डिपॉजिट भी कुछ 18-19% से बढ़ा। तो यहाँ पे एक बात अच्छी बात है डीसीबी बैंक का, क्योंकि मैंने एक्सिस बैंक में क्या बोला कि डिपॉजिट 13% से बढ़ा, है ना। लेकिन डीसीबी बैंक का डिपॉजिट्स ग्रू 19%। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैं डिपॉजिट का बात कर रहा हूँ, कोई भी फाइनेंशियल का बात करूँ ना, वहाँ पे टर्म डिपॉजिट मतलब लोगों का मतलब लोग ज्यादा कर रहे हैं। मतलब क्या टर्म डिपॉजिट मतलब क्या, सिंस इंटरेस्ट रेट हाई है लोग ज्यादा से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। लोग यहाँ पे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट नहीं खोल रहे हैं। इवन मैं भी एक चीज देखा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल से सारे बैंक्स का कासा रेशियो हैव कम डाउन। कासा रेशियो मींस आपके टोटल डिपॉजिट में कितने परसेंटेज करंट और सेविंग्स अकाउंट में है। और ये अच्छी बात है ना, क्योंकि कासा बड़ी होना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज करंट अकाउंट में बैंक पैसा नहीं देता है कोई इंटरेस्ट, और सेविंग्स अकाउंट में आपको 3-3.5% मिलता है। तो कासा परसेंटेज जितना ज्यादा होगा मतलब बैंक को उतना कम रेट में पैसा उठा रहे हैं, मतलब पूरा फ्री का पैसा उठा रहे हैं, ऐसे आप सोचो। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से क्या हो रहा है, सिंस इंटरेस्ट रेट रेपो रेट बढ़ गया तो कासा परसेंटेज सारे बैंक्स का घट रहा है। लेकिन ओवरऑल डिपॉजिट जो बढ़ा क्योंकि वो टर्म डिपॉजिट से आ रहा है, गॉट इट। लेकिन टर्म डिपॉजिट से बैंक का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज गोइंग अप। क्यों? बिकॉज आज अगर कोई आप एफडी करवा रहे हो एंड ऑल दैट, तो उसमें आपको 7-7.5-8%, अगर आप सीनियर सिटीजन के लेवल में हो तो चलो कुछ बैंक्स तो मैं देख रहा हूँ 8.5-9% भी दे रहे हैं, है ना। तो वही वाला पॉइंट है, ठीक है। डीसीबी बैंक ढंग का बैंक है, मतलब मीडियोकर टाइप का बैंक है, मतलब मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट है नहीं, बट देखते हैं, ट्रैक तो करना पड़ेगा। आगे जाके अच्छा हुआ तो फिर कुछ और सोच सकते हैं। अभी तीसरा वाला जो बैंक है वो हम बात करते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है। तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप देखोगे, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ लोन देते हैं, उनका जैसे एक माइक्रो फाइनेंस डिवीजन है, एक स्मॉल बिजनेस बैंकिंग का एक डिवीजन है, फिर उनका एक व्हीकल फाइनेंस का डिवीजन है, और एक उनका एक अफोर्डेबल हाउसिंग का एक डिवीजन है, ठीक है। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक एक तमिलनाडु बेस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि पूरा पैन इंडिया अभी मतलब पैन इंडिया में अगर आप देखोगे स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्विटास अच्छी बैंक है, अच्छी बैंक है इन द सेंस, मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है इक्विटास का, मतलब आप ध्यान से सुनिए। इक्विटास का मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लोन बुक इज फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब क्या
कि आपका अगर कस्टमर आता है और लेट्स से आपसे 2 साल पहले 8% से लोन लिया, तो आज जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गया, सिंस आपने कस्टमर के साथ एक फिक्स्ड लोन बुक का अरेंजमेंट किया था, तो आप उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा नहीं पाओगे कस्टमर को। तो सोचिए, अगर आपका लोन बुक का मेजॉरिटी पार्ट फिक्स्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, आपका निम्स कंप्रेशन हो जाएगा, राइट। तो अगर आपका निम्स कंप्रेशन हो रहा है तो आपका आरओए, आरओई, प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स में इफेक्ट होगा। गॉट इट। सो इसीलिए इक्विटस का ये थोड़ा बहुत करके इश्यूज आया, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट है कि जब हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके बाद भी जब हम बात करेंगे, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी सेम चीज है कि उनका मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द लोन बुक इज फिक्स्ड। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो इनका मार्जिन घट जाता है, राइट। तो इसीलिए आप देखोगे इक्विटस हो या एयू स्मॉल फाइनेंस, चलो मैं दोनों को एक साथ ही बात करता हूँ। एयू राजस्थान बेस्ड है, इक्विटस तमिलनाडु बेस्ड है। सिमिलर नेचर भी है दोनों का, बिकॉज एयू का भी अगर आप देखोगे, इनका व्हीकल फाइनेंस बुक है, स्मॉल बिजनेस बैंकिंग का एक बुक है, फिर उसके बाद इनका होम लोन का बुक है, वो इक्विटस का भी है। और होम लोन मतलब यहाँ पे अफोर्डेबल होम लोन का बात हो रहा है। सो एयू एंड इक्विटस का दोनों का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो इनका मैनेजमेंट क्या बोलता है कॉन कॉल में कि देखिए, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा, ठीक है, तब इनका मार्जिन अपने आप एक्सपैंड होगा, क्योंकि इनका नेचर ऑफ द बिजनेस मॉडल इनका वैसा है, बिकॉज इनका मेजॉरिटी 60, 80, 90% ऑफ 90 नहीं, आई थिंक 60 to 80% ऑफ द बुक है इन दोनों का, जो कि फिक्स्ड में है, ठीक है। तो ये बनता है बात। अब देखिए, दूसरे पॉइंट यहाँ पे बात आता है कि अगर आपका आरओई का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट इज नॉट गुड, बिकॉज शेयर होल्डर्स उसको अच्छी तरीके से नहीं लेंगे, बाजार उसको अच्छी तरीके से नहीं लेंगे, ऑल्दो ये इक्विटस या एयू का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है कि सिंस निम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से आपका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखोगे इक्विटस का पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज फ्लैट ऑन अ वाईओवाई बेसिस। ईपीएस हार्डली 6% बढ़ा, ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। और अगर आप एयू का देखोगे, एयू का भी तो आई गेस पैट का डीग्रोथ हुआ और ईपीएस का डीग्रोथ हुआ। अब आप सोचिए, आप अर्निंग्स पर शेयर डीग्रोथ का बात मैं क्यों करता हूँ, बिकॉज यू आर अ शेयर होल्डर, राइट। पिछले साल अगर कंपनी ने 100 रुपए अर्न किया और इस बार लेट से वो 99 रुपीज अर्न किया, मतलब क्या, एक साल में कंपनी ने मुझे एक्स्ट्रा कुछ बना के नहीं दिया। ईपीएस मेरा 1% का डीग्रोथ, मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ। तो यही प्रॉब्लम हो रहा है इक्विटस और एयू का। इसके वजह से क्या होता है, इनका शेयर ये शेयर्स चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये बात देखना पड़ेगा कि गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज देखिए, आप जितना भी कॉस्ट कटिंग कर लो, जैसे इक्विटस का निम 9% का निम था, 9% से वो 8% का निम हो गया, 1% का निम घट गया, एंड 1% का निम इज ह्यूज ना। और 1% के निम के वजह से इनका ईपीएस का ग्रोथ नहीं आया, ठीक है। सो यहाँ पे है, लेकिन ये दोनों फिनेंशियल का एसेट क्वालिटी बहुत बढ़िया है। जैसे इक्विटस का ग्रॉस एनपीए नंबर है 2.5% एंड दैट इज स्टिल इंप्रूविंग ऑन वाईओवाई बेसिस। और एयू का अगर आप देखोगे 1.6% है एंड दैट इज ऑल्सो इंप्रूविंग ऑन अ वाईओवाई बेसिस। तो एसेट क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं दोनों का लोन बुक का ग्रोथ का बात करूं, तो इक्विटस ने 23% का ग्रोथ किया लोन बुक को। अब यहाँ पे एक बात है, ठीक है, इक्विटस जनरली 25 एंड 30% से ग्रो करता है। इवन आई रिमेंबर Q3 ओवर Q3 में उनका लोन बुक ग्रू आई थिंक 32%, लेकिन इस बार हो गया कितना, 23%। सो लाइक एक्सिस बैंक, इनका भी एक रिडक्शन हुआ है इन पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ। मतलब वो गाड़ी वाला एनालॉजी दिमाग में रखो कि गाड़ी 4th गियर में चल रहा था, अभी 3rd गियर में चल रहा है, आगे बढ़ रहा है लेकिन स्पीड घट गया। इसका रीजन क्यों है कि इक्विटस को, अब देखिए, ये एनबीएफसीज को तो बैंक्स लोग लोन देते हैं ना, राइट, पैसा देते हैं। तो इक्विटस ने क्या किया, एनबीएफसीज को पैसा देना ऑलमोस्ट बंद ही मतलब कर दिया, बंद नहीं किया बट बहुत कम देने लग गया। सो द लोन्स दैट इक्विटस गेव टू एनबीएफसी लास्ट ईयर से इस ईयर में, दैट नंबर ऑफ डिसबर्सल रिड्यूस बाय आई थिंक 40%। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से इक्विटस का पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट के फ्रॉम 32 से 23 हो गया, ठीक है। यही वाला है। अब तो आई गेस मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया। दूसरा साइड में ये देखना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला इक्विटस का मेजर पार्ट ऑफ द बुक, जैसे 20% पार्ट ऑफ द बुक है माइक्रो फाइनेंस का, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में उन्होंने सिर्फ 20% का ग्रोथ किया, राइट। पिछले कुछ क्वार्टर से दे वर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30-35%। तो माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में मैनेजमेंट से मुझे पूछना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि लाइक मतलब क्यों उनका भी माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में दे आर नॉट एज बुलिश एज दे वर इन द पास्ट, ठीक है। तो ये बनता है बात। एयू का भी कुछ और चीजें हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ कि एयू रिसेंटली, आप देखोगे एयू रिसेंटली माइक्रो फाइनेंस स्पेस में घुसा। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक करके एक बैंक है जो आपका साउथ इंडिया बेस्ड था। तो एयू हमेशा आपका एसएमईज एंड एमएसएमईज में डील करता था। एयू नेवर हैड अ माइक्रो फाइनेंस डिविजन। तो उन्होंने क्या किया, फिनकेयर को एक्वायर किया और क्या हुआ, उनका साउथ इंडिया में भी उनका एक्सपेंशन हो गया
और उनका माइक्रो फाइनेंस का भी एक बुक बन गया, गॉट इट। लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एयू कैसे उस माइक्रो फाइनेंस बिजनेस को हैंडल करता है, राइट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एयू इज गेटिंग इनटू द माइक्रो फाइनेंस स्पेस। सो ये वाली बात है। बाकी तो सब ठीक है, बाकी ठीक है इन द सेंस मतलब और जैसे एयू का भी आई थिंक लोन बुक का ग्रोथ इज 25%। और इनका अगर आप गाइडेंस सुनोगे या देखोगे, ये दोनों ही फिनेंशियल्स अगर आप FY25 ओवर FY24 लोगे तो ये दोनों ही बोलता है कि हम लोग 20 से 25% के बीच में ग्रो कर लेंगे अपने लोन बुक को, ठीक है। तो ये हो गया बात, ये हो गया इक्विटस और एयू। चलो जल्दी से एक और कवर कर लेते हैं, मैस फिनेंशियल्स। तो मैस फिनेंशियल्स एक एनबीएफसी है, ठीक है। एक मैस फिनेंशियल्स इज नॉट अ माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी, पहला बात दिमाग में रखो। मैस फिनेंशियल्स इज एन एसएमई एंड एन एमएसएमई एनबीएफसी। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग माइक्रो एंटरप्राइज लोन देते हैं, ठीक है। छोटे छोटे दुकानदारों को, कैटल ट्रेडर्स को अप टू 3 लाख का लोन देते हैं, ठीक है। दुकानदारों का बात कर रहे हो, कैटल ट्रेडर्स का बात कर रहे हो, गांव के औरतों को नहीं बात कर रहे हो जो ग्रुप में आते हैं। इट्स नॉट अ जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल, ठीक है। तो मैस फिनेंशियल जैसे मैंने बताया इज नॉट अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो यहाँ पे ये लोग मेजोरिटी लोन देते हैं माइक्रो एंटरप्राइज लोन्स, छोटे छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं अप टू 3 लाख रुपए। और दूसरा है कि वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं छोटे छोटे मतलब थोड़े से बड़े साइज के कंपनीज को अप टू 5 लाख रुपए, सॉरी 5 करोड़ रुपए, आई एम सॉरी। सो एक तरफ है माइक्रो एंटरप्राइज जो 3 लाख या लेस उनका टिकट साइज होता है, और दूसरा है आपका एसएमई जो यू कैन गिव वर्किंग कैपिटल लोन्स अप टू 5 CR, ठीक है। और यही जो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट ही कुछ 60-70% ऑफ द बुक ऑफ मैस फिनेंशियल्स है। बाकी जो सेगमेंट्स है वो है आपका 2 व्हीलर पर्सनल लोन, और पर्सनल लोन मतलब सैलरीड पर्सनल लोन, और तीसरा है आपका कमर्शियल व्हीकल बुक। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, मैस फिनेंशियल्स ये जो 2 व्हीलर पर्सनल लोन और कमर्शियल व्हीकल यहाँ पे बहुत तगड़ा फोकस कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे ये बुक सब डबल हो रहा है YOY लेवल पे। क्यों? बिकॉज ये लोग एकदम नया चालू किया, जैसे सैलरीड पर्सनल लोन उन्होंने 4-5 क्वार्टर पहले ही उन्होंने चालू किया, ठीक है। तो ये बनता है बात। और मैस फिनेंशियल बहुत ही अच्छी कंपनी है, मतलब 20-25 साल का उनका हिस्ट्री है, और एकदम स्ट्रक्चरली उन्होंने 20-25% से अपने AUM को बढ़ाया है, ठीक है। तो मैस फिनेंशियल्स के AUM का ग्रोथ अगर आप Q4 में मैं बताऊं तो 25% का YOY का ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला मैस फिनेंशियल्स को, बिकॉज उनका खर्चा वर्चा हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो ना, क्योंकि अगर आप कोई नया डिवीजन खोल रहे हो तो आपको ये सारे खर्चा, ये पर्सनल लोन का डिवीजन खोल रहे हो तो अगर क्रॉस सेल करके हो या जो भी हो, आपको क्या हो रहा है, व्हेन यू आर मेकिंग अ डिवीजन यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। जैसे IDFC फर्स्ट का भी आप देखते हो, राइट, बहुत सारे खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा वो लोग करते रहते हैं, फिर यहाँ पे टेक में खर्चा करते रहते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर ओपनिंग अ न्यू डिवीजन तो वहाँ पे खर्चा ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिलता है। सो इसलिए मैस फिनेंशियल्स का अगर आप देखोगे, पैट का ग्रोथ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का ग्रोथ इज ओनली 22%, ठीक है, जबकि द AUM ग्रू 25%। एक और चीज है जो मुझे लगता है मैस फिनेंशियल्स का डिस्कस करनी चाहिए, वो ये है कि उनका ROE का नंबर उतना हायर साइड में नहीं रहता है। इनका ROE का नंबर 16, 17, 18% के आसपास रहता है। और मैनेजमेंट को जब पूछा जाता है वो कभी बोलता नहीं कि हम 20% के ऊपर लेके जाए, ठीक है। सो मैस फिनेंशियल्स बहुत ही तगड़ा कंपनी है, लेकिन बहुत कंजर्वेटिव है, इसलिए इनका ROE का नंबर भी एकदम वो 20, 25, 30% होता है। जैसे अरमान फिनेंशियल्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है मैस फिनेंशियल से। आप देखोगे एक और कंपनी है 5 स्टार फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, उसका भी ROE का नंबर 10 से 20% के आसपास हो गया, बिकॉज वो ज्यादा एग्रेसिव है। लेकिन यहाँ पे बात का आता है, यहाँ पे बात ये आता है कि मैस बहुत ही स्टेबल एक बिजनेस है, ठीक है। तो ROE 17% है, 25% का लोन बुक का ग्रोथ, पैट ग्रू 22%। और इनका ये भी है कि ये लोग अभी स्केल भी कर रहे हैं, कुछ 2-3 नया सिटीज में और टाउन क्या बोलते हैं उसको, स्टेट्स में गया है इन द लास्ट 2 ईयर्स। तो इनका एक्सपेंशन भी चल रहा है अपने पेस में, और इनका एसेट क्वालिटी भी अच्छा है, मतलब 2.2% है इनका GNPA का नंबर। सो नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। द ओनली थिंग इज अगर ROE का नंबर पे थोड़ा सा पुश करता है ना, बिकॉज आई नीड देखो अगर मैं NBFCs में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा रिस्की ले रहा हूँ बैंक से, तो मुझे वहां पे हाई ROE और हाई पेस ऑफ ग्रोथ चाहिए ना। लेट्स से 25-30% का लोन बुक का ग्रोथ एंड लेट्स से 25% के ROE विद गुड एसेट क्वालिटी। और अगर ये बन जाता है कॉम्बिनेशन, तो वो स्टॉक बहुत मतलब वो स्टॉक फिर पैसा बनाने का सबसे बड़ा प्रोबेबिलिटी रखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैस नहीं पैसा बनेगा, मैस मुझे बहुत अच्छा लगता है वो कंपनी। ओके चलिए, तो अभी इस वीडियो में यही तक रखते हैं। बाकी कुछ कंपनीज है जो कल रिजल्ट आया था वो मैं अगले वीडियो में बताता हूँ।